हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी बायो टीचर। उम्मीद करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो क्लास हम कंटिन्यू करेंगे अपना चैप्टर जिसका नाम है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। इस चैप्टर में आप पढ़ रहे थे अपने नर्वस सिस्टम के बारे में। आप देख रहे थे जो सडन एक्शन आपकी बॉडी में होते हैं वो किस प्रकार से होते हैं। आज हम नया टॉपिक यहाँ पर स्टार्ट करेंगे, उससे पहले क्विक रिविजन कर लेंगे अभी तक आपने इस चैप्टर में क्या क्या चीजें समझी हैं। तो सबसे पहले आपने बात की कि आपकी बॉडी में बहुत सारे ऐसे एक्शन होते हैं जो खुद ब खुद होते हैं, आप सोच समझ के नहीं करते हैं लेकिन वो सडन हो जाते हैं। ठीक है, आपके पास कुछ चीजों की मेमोरी बन जाती है और उसी के अकॉर्डिंग आपकी जो बॉडी है वो सडन एक्शन करती है। तो इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? आपने कहा आपका जो नर्वस सिस्टम है वो इस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, अब बात आती है नर्वस सिस्टम की कि नर्वस सिस्टम क्या होता है। आपने कहा आपके बॉडी के अलग अलग जो पार्ट्स हैं वो मिल करके एक सिस्टम बनाते हैं जिसे आप नर्वस सिस्टम कहते हैं। ठीक है, नर्वस सिस्टम के आपके पास दो पार्ट हमने देखे थे। हमने कहा था सीएनएस होता है यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, और पीएनएस है यानी कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है। सीएनएस में दो पार्ट हमने पढ़े हैं। हमने कहा ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड मिल करके सीएनएस का फॉर्मेशन करती है। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में क्या आती हैं, जो बाकी की जो आपकी नर्व्स होती हैं जो कि आपकी पूरी बॉडी में स्प्रेड होती हैं वो यहाँ पर आती हैं। ठीक है, इतनी बात हमने यहाँ पर की थी। उसके बाद आपने यहाँ पर पढ़ा था स्टिमुलाई के बारे में। क्या होते हैं स्टिमुलाई, कितने प्रकार के स्टिमुलाई होते हैं जिसे आप कहते हैं उद्दीपक। नेक्स्ट हमने बात की थी यहाँ पर जो आपके रिसेप्टर होते हैं, रिसेप्टर यानी कि जो सेंसेस को रिसीव करते हैं, जो उद्दीपक को क्या करते हैं, रिसीव करते हैं, वो आपके होते हैं यहाँ पर रिसेप्टर। तो आपने पढ़ा रिसेप्टर कितने प्रकार के होते हैं। अब आपको करना क्या है, देखिए अगर आप इस इमेज को देखेंगे और आप इस इमेज को देखेंगे, यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है तो आप कहेंगे दोनों इमेज सेम है, लेकिन यहाँ पर डिफरेंस होता है उद्दीपक में यानी कि जो स्टिमुलाई है उसमें और रिसेप्टर में। हमने बहुत अच्छे से समझा था, आपको ये चीजें पता होनी चाहिए। अब हम नर्वस सिस्टम के बारे में बात कर रहे थे, आपने एक एक करके जाना नर्वस सिस्टम के कितने भाग होते हैं, क्या क्या यहाँ पर पार्ट्स आते हैं। नेक्स्ट हमने बात की थी यहाँ पर जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है उसके हमने अलग अलग पार्ट्स के बारे में बात की थी, उनके फंक्शन के अकॉर्डिंग। आपने कहा था ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम होता है, सोमैटिक नर्वस सिस्टम होता है। ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम वो नर्वस सिस्टम होता है जो कि आपके इनवॉलेंट्री ऑर्गन्स तक क्या करेगा, मैसेजेस को पास करेगा। ठीक है, अब वॉलेंट्री इनवॉलेंट्री क्या होते हैं ये आप समझते हैं, आगे जाके हम क्या करेंगे वॉलेंट्री इनवॉलेंट्री ऑर्गन्स को देखेंगे। आप जानेंगे कि वॉलेंट्री एक्शन को आपके मस्तिष्क का कौन सा पार्ट यहाँ पर कंट्रोल कर रहा है और इनवॉलेंट्री एक्शन को आपके मस्तिष्क का कौन सा पार्ट यहाँ पर कंट्रोल कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि आपने मस्तिष्क पढ़ लिया है, आप पढ़ चुके हैं ब्रेन के कितने पार्ट्स होते हैं, क्या क्या उनके फंक्शन होते हैं। अब आपने कहा ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम क्या करेगा, जो आपके इनवॉलेंट्री ऑर्गन्स होते हैं, इनवॉलेंट्री ऑर्गन्स कौन से होंगे, जिनकी गति जिनका एक्शन आपके हाथ में नहीं होता है। ठीक है, जैसे कि आपने कहा आपका एलिमेंट्री कैनाल, आपने कहा आपका हार्ट, तो ये जो चीजें हो रही हैं ये आपके हाथ में नहीं होती हैं। ठीक है, यहाँ पर ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम भी दो पार्ट में हमने देखा था। हमने कहा था सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम आता है और दूसरा आता है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में क्या आता है कि जब आप किसी ऐसी सिचुएशन में रहते हैं कि जैसे आप बहुत अचानक से आपको कोई खतरा दिखा, या ये भी हो सकता है कि अचानक से आपको बहुत बड़ी कोई खुशी मिली। इसका मतलब है कि अचानक से आपके पास एक ऐसी कंडीशन आई जो अनप्रिडिक्टेबल थी। ठीक है, जो बहुत सडन थी आपके लिए। तो आपने कहा ऐसे में क्या होता है कि आपके जो इनवॉलेंट्री एक्शन के लिए जो ऑर्गन्स रिस्पॉन्सिबल हैं उन पर क्या होता है, यहाँ पर जो यहाँ पर ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम है वो क्या करेगा, उन तक क्या मैसेजेस को पास कराएगा, किसके द्वारा, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के द्वारा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, सडन, अगर हमने यहाँ पे एग्जांपल देखा था, आपने कहा कि आपने कोई ऐसी चीज देख ली है जिसे देख के आप डर गए हैं, आपकी एकदम हार्ट बीट तेज हो गई है। ठीक है, आपका बीपी एकदम तेज हो गया है, आप स्वेटिंग वहां पर आपको हो रही है, तो ये सारी चेंजेस वहां पर देखने को मिलते हैं। दूसरा हमारे पास आता है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। इसमें होता क्या है, जब आपकी बॉडी नॉर्मल रहती है, देखिए आपने क्या हुआ, आपने किसी चीज को देखा, आप डरे। ठीक है, आपकी बॉडी में चेंजेस आए, आपके जो इनवॉलेंट्री ऑर्गन थे उनमें चेंजेस आए और जो एक्टिविटीज थी वो क्या हो गई, बढ़ गई हैं। अब जब आप नॉर्मल हो गए हैं उस चीज को ले करके, यानी कि अब आप समझ रहे हैं कि आप खतरे में नहीं हैं, जितने भी एक्शन थे वो नॉर्मल हो जाएंगे। किसके द्वारा होंगे, क्योंकि अब पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के द्वारा एक मैसेज पास होगा कि अब सारी जो कंडीशन है वो क्या है, कंट्रोल में है और सारी चीजें नॉर्मल होने लगेंगी। जैसे कि आप भागते हैं, भागते हैं तो क्या क्या चीजें होती हैं, आपने कहा कि आपके जो रेस्पिरेशन रेट होता है
वो बढ़ जाता है, श्वसन दर आपकी बढ़ जाती है, ठीक है, आपके हार्ट रेट बढ़ जाता है, ठीक है, आपका जो ब्लड पंपिंग की जो रेट है वो वहाँ पर बढ़ जाएगी, आपको स्वेटिंग होगा। ये सारी चीजें हो रही हैं जब आप भाग रहे हैं। अब आप रिलैक्स होकर बैठ गए हैं तो क्या होगा, सारी चीजें नॉर्मल हो जाएंगी, नॉर्मल कंडीशन में आ जाएंगी, किसके द्वारा, आपने कहा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के द्वारा, ठीक है, इतनी बात क्लियर है। चलिए, अब हमने न्यूरॉन की बात की थी, आपने कहा था नर्वस सिस्टम की जो फंक्शनल यूनिट है वो है न्यूरॉन, और न्यूरॉन को कुछ इस प्रकार से आपने डायग्राम देखा था, जिसमें आपने डेंड्राइट की बात की थी, आपने सोमा या जिसे आप सेल बॉडी कहते हैं इसकी बात की थी, न्यूक्लियस यहाँ पर आता है, ठीक है, उसके बाद का जो पोर्शन है उसे आपने एक्सॉन कहा था, जिसमें माइलिन शीथ लगी होती है, उसके बाद का जो लास्ट पार्ट है आपने उसे नर्व एंडिंग कहा था। चलिए, अब आपने कहा था टाइप्स ऑफ न्यूरॉन, न्यूरॉन के आपके पास कितने टाइप होते हैं, आपने कहा था सेंसरी न्यूरॉन आते हैं, मोटर न्यूरॉन आते हैं और रिले न्यूरॉन आते हैं। तो देखिए, सेंसरी न्यूरॉन आपने कहा था कि जो आपके यहाँ पर क्या है, आपने कहा जो आपके रिसेप्टर हैं, 5 रिसेप्टर की आपने बात की थी, आपने कहा था रिसेप्टर जो भी सेंसर, जो भी स्टिमुलस को रिसीव करेंगे उसका मैसेज जिन न्यूरॉन के द्वारा आपके ब्रेन तक पहुंचाया जाएगा उसे आप कहते हैं सेंसरी न्यूरॉन, ठीक है, क्योंकि क्या कर रहे हैं, जो सेंसेस है वहां पर, वो वहां पर जो भी आपके पास उद्दीपक आए हैं, जो भी स्टिमुलस आए हैं, उसे क्या करेंगे, रिसीव करेंगे, आपके ब्रेन तक मैसेज पहुंचाया जाएगा, किसके द्वारा, आपने कहा संवेदी न्यूरॉन या सेंसरी न्यूरॉन के द्वारा। अब आपका ब्रेन सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको कमांड देता है कि आपको क्या करना है, ठीक है, तो वो जो मैसेज ब्रेन से आपके ऑर्गन तक लेके आया जाता है वो आया जाता है यहाँ पर मोटर न्यूरॉन के द्वारा, ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अब आप कहेंगे रिले न्यूरॉन का क्या काम है, जहां पर संवेदी न्यूरॉन यानी सेंसरी न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन के बीच वाला जो पोर्शन होता है, देखिए कहीं पे तो क्या हो रहा है, दोनों मिल रहे हैं, आपने कहा, आपने क्या बात की, जो यहाँ पर सिग्नल था या मैसेज था वो सेंस, जो सिग्नल था वो यहाँ पर जो सेंसरी न्यूरॉन है उसने क्या किया, रिसीव किया, तो यहाँ पे सेंसरी न्यूरॉन ने क्या किया, इसे रिसीव किया, इसे आपके ब्रेन तक पहुंचाया गया। अब ब्रेन ने जो कमांड दी वो किसके द्वारा दी, आपने कहा मोटर न्यूरॉन के द्वारा कमांड दी, ठीक है, तो यहाँ पर जो सेंसरी न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन के बीच वाला जो पोर्शन होता है वो होता है रिले न्यूरॉन, ठीक है, यहाँ तक की बात क्लियर है। चलिए, अब आपके पास आता है ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स, इसमें कुछ आपको अलग से नहीं पढ़ना है, अगर आपने एक न्यूरॉन का डायग्राम बहुत अच्छे से समझा है तो आप समझते हैं कि कैसे जो इम्पल्स है, इम्पल्स समझ रहे हैं आप लोग, जिसे आप मैसेज कह रहे हैं, ठीक है, जिसे आप मैसेज कह रहे हैं या जिसे आप क्या करें कि जो स्टिमुलस आया, स्टिमुलस को जब क्या किया गया, रिसीव किया गया, तो उस स्टिमुलस का जो मैसेज है उसे ही हम इम्पल्स कह रहे हैं, ठीक है, आपने कहा जो इम्पल्स है, इम्पल्स किस प्रकार से ट्रांसमिट होता है, यानी किस प्रकार से गति करता है, क्या उसका क्या होगा, क्रम होगा। अगर आपने न्यूरॉन के स्ट्रक्चर को अच्छे से समझा है तो आपको ये अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये आपको वही बताया गया, एक न्यूरॉन के डायग्राम की जो संरचना है वही आपको बताइए कि सबसे पहले डेंड्राइट ने क्या किया, सेंसस को रिसीव किया, उसके बाद सेल बॉडी में जाएगा, क्योंकि सेल बॉडी ही इसके बाद आती है, इसके बाद एक्सॉन का पार्ट आपके पास आता है, एक्सॉन के बाद क्या आता है, यहाँ पे जो नर्व एंडिंग्स होती हैं वो आती हैं। अब जो नर्व एंडिंग्स होंगी उसके बाद क्या आएगा, सिनेप्स आएगा, क्या होता है सिनेप्स, आपने कहा दो न्यूरॉन के बीच का जो पोर्शन होता है, दो न्यूरॉन एकदम कनेक्ट नहीं होते हैं ऐसे, उनके बीच में कुछ ना कुछ क्या होता है, जो स्पेस होता है उसे आप सिनेप्स कहते हैं। तो जो सिग्नल है वो सिनेप्स से फिर कहाँ जाएगा, जो अगला न्यूरॉन होगा उसके डेंड्राइट में जाएगा, क्योंकि आप क्या कह रहे हैं कि जब भी किसी न्यूरॉन में इम्पल्स जा रहे हैं तो उन्हें सबसे पहले कौन रिसीव करेगा, डेंड्राइट रिसीव करेगा, ठीक है, इसमें कोई अलग सी बात आपको नहीं पढ़नी है। अब आपके पास आता है ह्यूमन नर्वस सिस्टम, आपने ह्यूमन नर्वस सिस्टम के बारे में बात की है, अलग अलग पार्ट्स को आपने यहाँ पर पढ़ा हुआ है। ह्यूमन ब्रेन की बात करें तो आपने का जो ह्यूमन ब्रेन है वो किस प्रकार से बना हुआ है, यहाँ पर आपने 3 लेयर के बारे में पढ़ा था, ठीक है, और उन 3 लेयर के बीच में फ्लूइड प्रेजेंट होता है, क्या नाम है उस फ्लूइड का, क्या फंक्शन होते हैं, ये सारी चीजें आपने पढ़ी थी। अब आपने कहा कि जो मानव मस्तिष्क है उसके आपने क्या पढ़े थे, 3 पार्ट पढ़े थे, सबसे पहले फॉर ब्रेन के बारे में आपने पढ़ा था, ठीक है, फॉर ब्रेन के आपने पार्ट पढ़े थे जिसमें आपने सेरिब्रम पढ़ा था, हाइपोथैलेमस आपने यहाँ पर पढ़ा था, ठीक है, इसी प्रकार से आपने क्या क्या पूरे ब्रेन को यहाँ पर स्टडी किया, यहाँ तक की बात हम कर चुके थे। अब हमारे पास जो नया टॉपिक हमारा आता है वो आता है रिफ्लेक्स एक्शन। क्या होता है रिफ्लेक्स एक्शन, देखिए
रिफ्लेक्स एक्शन इतना होता है कि जो सडन आपकी बॉडी ने एक्शन लिया उसी को ही आप रिफ्लेक्स एक्शन कह रहे हैं, ठीक है। यानी कि क्या हुआ, जो हम एग्जांपल लेते हैं, आपने कहा आपने किसी गर्म वस्तु को छुआ, एकदम से हटा लिया है, वही क्या है, रिफ्लेक्स एक्शन है, ठीक है। पढ़ लेते हैं रिफ्लेक्स एक्शन के बारे में आपको क्या बताया गया है। आपने कहा रिफ्लेक्स एक्शन इज अ स्पेशल केस ऑफ इनवॉलेंट्री मूवमेंट इनवॉलेंट्री ऑर्गन्स। देखिए, हम कह सकते हैं कि जो रिफ्लेक्स एक्शन है वो इनवॉलेंट्री एक्शन है, क्योंकि हम सोच समझ के नहीं कर रहे हैं, वो एकदम से हो रहा है। तो आपको यही कहा गया है कि ये एक स्पेशल टाइप का एक्शन है, किसके द्वारा, जो इनवॉलेंट्री ऑर्गन्स हैं उनके द्वारा जो इनवॉलेंट्री मूवमेंट होते हैं। आपको कहा गया है व्हेन अ वॉलेंट्री ऑर्गन इज इन द vicinity of a sudden danger, it is immediately pulled away from the danger to save itself। ठीक है, आपको यही कहा गया है कि जब भी आप क्या होते हैं, किसी डेंजर में रहते हैं, किसी खतरे में आप रहते हैं, तो आप एकदम से क्या करते हैं, उस खतरे को उससे बचने के लिए एक एक्शन वहां पर ले रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, when your hand touches a very hot electronic iron, you move away your hand in a jar। All of this happens in a flash and your hand is safe from the imminent injuries। This is an example of reflex action। अब आपको वही एग्जाम्पल दिया गया है। देखिए, रिफ्लेक्स एक्शन कुछ नहीं है, सिर्फ एक अलग सा नाम दे दिया गया है, जिसे आप जब से हमने चैप्टर स्टार्ट किया हम वही चीजें पढ़ते चले आ रहे हैं। आपने कहा कि आप सड़क पर चल रहे हैं, एकदम से हॉर्न बजता है पीछे से। फॉर एग्जाम्पल, आप बीच रोड में चल रहे हैं, ठीक है, पीछे से हॉर्न बजता है और आप तुरंत जब हॉर्न को सुनते हैं तो आप एकदम से साइड हो जाते हैं, तो वो भी क्या एक रिफ्लेक्स एक्शन है, ठीक है। आपने तुरंत क्या लिया है, एक्शन लिया है खुद को बचाने के लिए, ठीक है। अब आपने क्या देखा, आप बैठे हैं और एकदम से कोई चीज आपके ऊपर गिरी है, आपने देखा एकदम से, आप एकदम से हट गए, ठीक है, वो भी क्या आपका एक रिफ्लेक्स एक्शन है, ठीक है। कोई आपके सामने कोई खड़ा है और आपको किसी ने एकदम से चांटा मारा, तो आप क्या करते हैं, चांटा से बचने की कोशिश करते हैं, वो भी आपका एक रिफ्लेक्स एक्शन है, ठीक है। आपने किसी गर्म वस्तु को छुआ है और आप एकदम से हाथ पीछे हटा लेते हैं। गर्म वस्तु को आप क्या जानबूझ के नहीं छू रहे हैं, आपने क्या किया, गलती से छू लिया है और आप एकदम से हाथ को हटा ले रहे हैं, वो भी क्या है, रिफ्लेक्स एक्शन है, ठीक है। ये सारी चीजें आप समझते हैं, एक बार देख लीजिए और डेफिनेशन को अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर लिख लीजिए। चलिए, इसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक आता है वो आता है आपका रिफ्लेक्स आर्क, ठीक है। अब रिफ्लेक्स आर्क क्या होता है, आपने एक डायग्राम देखा होगा अपनी बुक में इस प्रकार का, ये आपको बता रखा है रिफ्लेक्स आर्क के बारे में। तो क्या है रिफ्लेक्स आर्क, देखिए कुछ नहीं है, हुआ क्या है कि जो भी आपने का जो रिफ्लेक्स एक्शन हुआ है, उस जो प्रोसेस को, उस पाथवे को आपने क्या कह दिया है, रिफ्लेक्स आर्क कह दिया। तो अब हुआ क्या, देखिए, आपने कहा स्टिमुलस आया, ठीक है, स्टिमुलस को किसने रिसीव किया, आपने कहा रिसेप्टर ने रिसीव किया है, ठीक है। अब स्टिमुलस क्या है, रिसेप्टर क्या है, आप ध्यान दीजिए, आपने एक इमेज आपको दिखाई दे रही है, आपने कहा कि ये जो यहाँ पर जो एक गर्म बर्तन आपको दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, वो क्या है, आपका स्टिमुलस है। रिसेप्टर आपका क्या होगा, आपके जो स्किन है यहाँ पे या आपका जो हाथ है वो क्या होगा, यहाँ पे रिसेप्टर होता है, ठीक है। तो हमने क्या बात की है, हमने कहा है कि यहाँ पर इस इमेज में जो आपको स्टिमुलस दिख रहा है वो है गर्म बर्तन, ठीक है। और रिसेप्टर आपके क्या है, आपकी स्किन है, स्किन कौन से, आपके हाथ की स्किन है। उसके बाद क्या हुआ, जब आपने गर्म वस्तु को छुआ तो यहाँ पर जो इम्पल्स गए वो इम्पल्स कहाँ जाएंगे, आपके ब्रेन में जाएंगे, ठीक है, आपके ब्रेन तक पहुंचाए जाएंगे, ठीक है। किसके द्वारा इम्पल्स पहुंचाए जा रहे हैं ये भी आपको ध्यान रखना है। आपने कहा सेंसरी न्यूरॉन के द्वारा, क्या होंगे यहाँ पे, सेंसरी न्यूरॉन होंगे, कहाँ पहुंचाएंगे, आपके ब्रेन तक पहुंचाएंगे, ठीक है। अब आपका ब्रेन क्या करेगा, कमांड देगा आपके ऑर्गन को, किसके द्वारा कमांड देगा, आपने कहा मोटर न्यूरॉन के द्वारा क्या देगा, कमांड देगा, प्रकार से। अब ये जो पाथवे आपको दिख रहा है यही आपका होता है रिफ्लेक्स आर्क, ठीक है, यही क्या होता है आपका रिफ्लेक्स आर्क यहाँ पे हो रहा है। तो क्या क्या चीजें आपको दिखाई दे रही है, आपने का जो रिसेप्टर है यहाँ पर वो क्या है, यहाँ हीट और पेन है। जो रिसेप्टर है वो आपकी स्किन है, ठीक है। अब रिसीव कैसे किया गया, इम्पल्स को कैसे यहाँ पर जो स्टिमुलस है उसे कैसे रिसीव किया गया, क्योंकि यहाँ पे हीट हुआ और पेन हुआ।
अब यहाँ पे जो सेंसरी न्यूरॉन है वो क्या कर रहे हैं, यहाँ पर मैसेज को लेके जा रहे हैं स्पाइनल कॉर्ड में, ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड में लेके जाएंगे। स्पाइनल कॉर्ड में लेके जाएंगे तो एक और चीज आपको यहाँ पे दिख रही है, मैसेज टू ब्रेन। स्पाइनल कॉर्ड से क्या होगा, अल्टीमेटली आपको मैसेज कहाँ पहुंचाना है, आपके ब्रेन तक पहुंचाना है, ठीक है, तो यहाँ पे ब्रेन को मैसेज पहुंचाया जा रहा है। अब यहाँ पर आपके रिले न्यूरॉन आ गए हैं। रिले न्यूरॉन आप जानते हैं क्या होता है, जो सेंसरी न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन के बीच वाला जो पोर्शन है, देखिए यहाँ पर आप रिले न्यूरॉन को अच्छे से देख सकते हैं। ये है आपके क्या, सेंसरी न्यूरॉन, ऊपर वाले हैं आपके सेंसरी न्यूरॉन, नीचे वाला है आपका यहाँ पर मोटर न्यूरॉन, ये है आपका मोटर न्यूरॉन। अब सेंसरी न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन के बीच वाला ये जो पोर्शन है, इसे ही हम क्या कहते हैं, रिले न्यूरॉन कहते हैं, ठीक है। अब मोटर न्यूरॉन फिर से क्या कर रहा है, यहाँ पे कमांड को वापस कमांड देगा आपके हाथ को और आप एकदम से हाथ हटा लेंगे। ये जो पाथवे आपको दिखाया गया है, यही क्या होता है, रिफ्लेक्स आर्क होता है, ठीक है। तो समझना है आपको, रिफ्लेक्स एक्शन किसे कह रहे हैं, रिफ्लेक्स आर्क किसे कह रहे हैं, पढ़ लेते हैं आपको क्या क्या चीजें बताई गई हैं। आपने कहा द पाथ थ्रू विच nervous signals involve a reflex action travel is called a reflex arc। यानी कि क्या समझा आप इस बात से, आपने कहा वह मार्ग जिसके माध्यम से रिफ्लेक्स क्रिया में शामिल तंत्रिकाएं संकेत यात्रा करती हैं, उन्हें आप क्या कहते हैं, रिफ्लेक्स आर्क कहते हैं। नेक्स्ट आपने क्या बोला, द फॉलोइंग फ्लो चार्ट शोज द फ्लो ऑफ सिग्नल इन अ रिफ्लेक्स आर्क। यानी कि आपको एक यहाँ पर फ्लो चार्ट दिखाया गया है जिसके माध्यम से आप समझेंगे रिफ्लेक्स आर्क क्या होता है, एक पाथवे क्या है। रिफ्लेक्स आर्क बेसिकली एक पाथवे है जो कि आपको बताता है कि किस प्रकार से सिग्नल ट्रांसमिट हो रहे हैं, कहाँ से कहाँ हुए। आपने कहा सबसे पहले रिसेप्टर ने रिसीव किया, फिर क्या हुआ, सेंसरी न्यूरॉन ने क्या किया, रिले न्यूरॉन को पहुंचाया, रिले न्यूरॉन ने मोटर न्यूरॉन को पहुंचाया और इसने क्या किया, जो इफेक्टर है, जो मसल्स है, वहां पे अपना क्या दिया, यहाँ पर रिस्पॉन्स दिया, ठीक है। समझ रहे हैं आप लोग इतनी बात। अब आप देख रहे हैं सेंसरी न्यूरॉन से रिले न्यूरॉन, रिले न्यूरॉन से मोटर न्यूरॉन का क्या मतलब है, इसका मतलब है सेंसरी न्यूरॉन मैसेज को लेके जाएंगे, मोटर न्यूरॉन कमांड को लेके आएंगे। इतनी बात आपको समझनी है। तो देख लेते हैं क्या आपने पढ़ा। आपने कहा निम्नलिखित प्रवाह चार्ट रिफ्लेक्स आर्क में सिग्नल के प्रवाह को दर्शाता है। सबसे पहले रिसेप्टर पे आया, फिर संवेदी न्यूरॉन पे आया, संवेदी न्यूरॉन ने रिले न्यूरॉन को दिया। अब रिले न्यूरॉन जब मोटर न्यूरॉन को ये सिग्नल देगा तो मोटर न्यूरॉन क्या करेगा, कमांड को लेकर के आएगा, कहाँ पे, इफेक्टर पे। इफेक्टर समझ रहे हैं आप लोग, रिसेप्टर और इफेक्टर समझते हैं आप लोग। दो शब्द आपके पास आए हैं, रिसेप्टर तो हमने यहाँ पर डिस्कस किया था, ठीक है, लेकिन इफेक्टर क्या हुआ, रिसेप्टर वो है जो क्या करता है, वहां पे रिसीव करता है जो भी आपके उद्दीपक वहां पर प्रेजेंट होते हैं। इफेक्टर वो होता है कि जहाँ पे कमांड को भेजा जाता है, ठीक है, इतनी बात क्लियर है। नेक्स्ट हमने बात की, द रिसेप्टर इज द ऑर्गन विच कम्स इन अ डेंजर जोन। द सेंसरी न्यूरॉन इज पिक अ सिग्नल फ्रॉम अ रिसेप्टर एंड सेंड दैम टू द रिले न्यूरॉन, ठीक है। इतनी बात पढ़ लेते हैं कि आपको बताया गया है। रिसेप्टर वह अंग है जो खतरे के क्षेत्र में आता है। खतरे के क्षेत्र से क्या मतलब है, रिसेप्टर वह ऑर्गन है जिसने क्या किया है, यहाँ पर इम्पल्स को रिसीव किया है, यानी कि जो स्टिमुलस थे उसे यहाँ पे रिसीव किया है, ठीक है। अब यहाँ पर आपने गर्म वस्तु को हाथ से छुआ है तो वहां पर आपकी स्किन या आप हाथ कह सकते हैं कि वो क्या है, रिसेप्टर है। नेक्स्ट आपने कहा संवेदी न्यूरॉन रिसेप्टर से संकेत लेते हैं और उन्हें रिले न्यूरॉन में भेजते हैं, ठीक है। क्या करेंगे, रिले न्यूरॉन में भेजा जाएगा। अब रिले न्यूरॉन से क्या होगा, द रिले न्यूरॉन इज प्रेजेंट इन द स्पाइनल कॉर्ड। रिले न्यूरॉन कहाँ पे प्रेजेंट होता है, स्पाइनल कॉर्ड में प्रेजेंट होता है। द स्पाइनल कॉर्ड इज सेंड सिग्नल टू द इफेक्टर वाया द मोटर न्यूरॉन। द इफेक्टर कम्स इन एक्शन, मूव्स द रिसेप्टर अवे फ्रॉम द डेंजर। अब होता क्या है, रिले न्यूरॉन रीढ़ की हड्डी में मौजूद होता है। रीढ़ की हड्डी मोटर न्यूरॉन के माध्यम से प्रभावक को संकेत भेजती है, प्रभाव कारक क्रिया में आता है और रिसेप्टर को खतरे से दूर लेके जाता है। तो आपने ये क्या पढ़ा, रिफ्लेक्स आर्क पढ़ा, और रिफ्लेक्स आर्क में आपने क्या देखा, किस प्रकार से यहाँ पर एक पाथवे बनता है। अब एक चीज आपको ध्यान रखनी है जो कि आपको यहाँ पर आपने क्या कहा कि यहाँ पर जो रिसेप्टर है वो सिग्नल को कहाँ पे भेज रहा है, सेंसरी न्यूरॉन में भेज रहा है। सेंसरी न्यूरॉन कहाँ पे भेज रहा है, रिले न्यूरॉन में भेज रहा है। रिले न्यूरॉन आपका स्पाइनल कॉर्ड में आता है। स्पाइनल कॉर्ड से जो मोटर न्यूरॉन होती हैं, मोटर न्यूरॉन क्या करती हैं, कमांड को देती हैं। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, ये जो मैसेज है वो आपके ब्रेन तक भी पहुंचाया जाता है, आपके ब्रेन तक पहुंचाया जाता है। और क्या होता है, वहां पर एक मेमोरी बन जाती है। जैसे कि आपने देखा होगा
कोई बहुत छोटा होता है तो उसे नहीं पता है कि ये गर्म वस्तु है या ठंडी वस्तु है, यानी कि ये आपके लिए क्या है, सेफ है या सेफ नहीं है। यहाँ पर तो हम बात कर रहे थे कि आपने बाय चांस किसी गर्म वस्तु को छू लिया है, लेकिन आप देखते हैं जो छोटे बच्चे होते हैं वो जानबूझ के ऐसी चीजों को छेड़ते हैं जो उन्हें नहीं पता कि उनके लिए हानिकारक है, जैसे कि गर्म वस्तु, जैसे कि आग को छेड़ना। तो यहाँ पे होगा क्या, अगर किसी बच्चे ने गलती से क्या किया कि किसी गर्म वस्तु को छू लिया है, अब क्या होगा, यहाँ पर ये जो मैसेज उसके ब्रेन तक पहुंचाया जाएगा और एक एज ए मेमोरी वहां पर बना रहेगा। अब नेक्स्ट टाइम से क्या होगा, जब भी बच्चा गर्म वस्तु को देखेगा वो समझ जाएगा कि ये उसके लिए क्या है, हानिकारक है। ठीक है, तो एक ये पॉइंट भी यहाँ पर ऐड होता है। अब आप समझ रहे हैं कि मेमोरी किस प्रकार से बनती है। जब आप जब आप यहाँ पर अपने रोग प्रतिरोधक क्षमता के बारे में जब आप पढ़ते हैं, जब आपने पढ़ा कि वहां पर क्या होता है, कोई भी फॉरेन पार्टिकल्स आपकी बॉडी में आ जाता है और वहां पर क्या बनेंगी, एंटीबॉडीज बनती हैं। एंटीबॉडीज बनती हैं, उस फॉरेन पार्टिकल्स को क्या किया जाता है, खत्म कर दिया जाता है और वहां पर उसके लिए एक मेमोरी सेल्स बन जाती है। मेमोरी सेल्स का क्या मतलब है, इसका मतलब है कि जब भी वो फॉरेन पार्टिकल्स, सेम फॉरेन पार्टिकल्स आपके बॉडी में एंटर होता है तो अब आपकी बॉडी अच्छे से पहचानती है, उसके लिए एंटीबॉडी ऑलरेडी प्रेजेंट होती है। कुछ इसी प्रकार की जो मेमोरी होती है वो आपके ब्रेन में भी बनती है। तो आपने करना क्या है, रिफ्लेक्स आर का क्वेश्चन आपके पास आएगा तो ये डायग्राम आपको बिल्कुल बनाना है, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट होता है। डायग्राम आप बनाएंगे तो आपको फुल मार्क्स यहाँ पर मिल सकते हैं। चलिए, इसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक आता है, चलिए रिफ्लेक्स आर्क के बारे में कुछ और चीजें आपको बताई गई हैं, जिसमें आपने कहा द रिफ्लेक्स आर्क passes at the level of the spinal cord and the signal involved in reflex action do not travel up to the brain. This is the important because the sending signal to the brain would involve more time. ठीक है, आपकी ये लाइन क्या बताती है कि रिफ्लेक्स आर्क रीढ़ की हड्डी के स्तर से गुजरता है और रिफ्लेक्स क्रिया में शामिल सिग्नल मस्तिष्क तक नहीं जाते हैं। यह महत्वपूर्ण है क्योंकि मस्तिष्क को संकेत भेजने में अत्यधिक समय लगेगा, क्योंकि यहाँ पे क्या करना है, सडन एक्शन को अगर करना है आपको, क्या होगा, देखिए इमेज को देखिए, आपको क्या करना है, आपको एकदम सडन एक्शन अगर लेना है तो आपको तुरंत क्या करना पड़ेगा, कमांड देनी पड़ेगी। तो यहाँ पर क्या होते हैं, मोटर न्यूरॉन एकदम से क्या करेंगे, कमांड दे देंगे। अगर यहाँ पे ब्रेन का वेट किया गया कि ब्रेन से यहाँ पे सिग्नल आएगा तो यहाँ पे टाइम लग सकता है। ठीक है, तो इसीलिए आपको ये कहा गया है कि यहाँ पर क्या होगा, अगर ब्रेन तक मैसेज को भेजा गया तो यहाँ पे ज्यादा टाइम लगेगा। Although every action is ultimately controlled by the brain, the reflex action is mainly controlled at the level of spinal cord. ठीक है, आपको कहा गया कि हालांकि प्रत्येक क्रिया अंततः मस्तिष्क के द्वारा क्या होती है, नियंत्रित होती है, प्रतिवर्ती क्रिया मुख्य रूप से रीढ़ की हड्डी के स्तर पर नियंत्रित होती है। प्रोटेक्शन ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। अब आपको बता रखा है कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड की प्रोटेक्शन कैसे होती है। आपने कहा ब्रेन इज प्रोटेक्टेड बाय अ फ्लूइड फिल्ड balloon which act as a shock absorber and enclosed in cranium brain box. आपके ब्रेन, आपका जो मस्तिष्क है वो किस प्रकार से सुरक्षित रहता है, ये आपने तब भी पढ़ लिया था जब आप मस्तिष्क के बारे में बात कर रहे थे। आपने कहा था मस्तिष्क एक तरल पदार्थ से भरे गुब्बारे से सुरक्षित रहता है जो आघात अवशोषक के रूप में कार्य करता है और कपाल यानी कि ब्रेन बॉक्स में बंद रहता है। अगर हम बात करें यहाँ पर स्पाइनल कॉर्ड की, तो आपने कहा स्पाइनल कॉर्ड इज एनक्लोज इन अ वर्टिब्रल कॉलम, यानी कि जो मेरु रज्जु है वो कशेरु दंड से घिरा हुआ रहता है। किस प्रकार से, आपने कहा ये आपकी स्पाइनल कॉर्ड है, ठीक है, और यहाँ पे इस प्रकार से क्या बने रहते हैं, वर्टिब्रल कॉलम बने रहते हैं इस प्रकार से। तो ये क्या करता है, स्पाइनल कॉर्ड को सेफ रखता है। ठीक है, ये आपने पढ़ा कि किस प्रकार से आपका जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है वो सेफ रहता है, तो आप इसे नोट कर सकते हैं। चलिए, तो क्लास इसके बाद नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक आता है वो यहाँ पर आता है मस्कुलर मूवमेंट एंड नर्वस कंट्रोल। यहाँ पर आप मसल्स के बारे में पढ़ेंगे, मसल्स किस प्रकार से एक्ट करती हैं यहाँ पर। तो ये जो टॉपिक है इसे हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। आपको करना क्या है, आपको मसल्स के बारे में पढ़ के आना है, क्या होती हैं मसल्स, मसल्स में कौन कौन सी यहाँ पर चीजें हैं जो कि मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।